हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। देखिए, हम लोग आज डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर का कुछ बेसिक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको कुछ बेसिक्स लॉ के बारे में बताया जाएगा, जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और भी लॉ हैं पढ़ने के लिए, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज लॉ। तो इसी के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको डीसी मशीन में या फिर आपको नेटवर्क में भी कुछ बेसिक की आवश्यकता होती है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आइए देखते हैं हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए, आप लोग पहले भी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़े हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, पढ़े फिर उसका भूल गए। कारण क्या होता है? कारण ये है कि हम लोग सिर्फ थ्योरी को रटते हैं और प्रैक्टिकली कुछ विजुअलाइज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से याद तो हो जाते हैं नियम, फिर उसके बाद जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या सेमेस्टर के आपके एग्ज़ाम में आता है तो फिर उसको आप भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमको इस तरह से पढ़ना है ताकि वो हमेशा के लिए याद रहे, कभी भी कोई कन्फ्यूजन ना हो, ऐसा हमको पढ़ना है। तो हम थोड़ा सा बताने का तरीका को चेंज कर देते हैं और प्रैक्टिकल टू थ्योरी, हम प्रैक्टिकल पहले आपको विजुअलाइज कराएंगे, उसके बाद थ्योरी को आपको याद करवाएंगे। तो प्रैक्टिकल टू थ्योरी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको ये दो नियम पढ़ना है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इसको पढ़ने के लिए आप जितने भी मशीन में आप यूज करेंगे या जो भी मशीन आप पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के डीसी मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर, सभी को भी भूल जाइए और आपको सिर्फ याद रखिए कि दो ही चीज़ हमको पढ़ना है, एक मोटर और दूसरा जनरेटर। एक मशीन मोटर, दूसरा जनरेटर। पूरी तरह से सारे नियम को छोड़ करके दो नियम हमको याद करना है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड दूसरा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और मशीन भी आपके पास दो हैं, एक मोटर, एक जनरेटर। सबसे पहले तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों रूल कहाँ पे यूज किए जाते हैं और किस लिए यूज किए जाते हैं। तो अब यदि हम बोलें कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का मोटर में यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज जनरेटर में करते हैं, तो आप अभी तो याद कर लीजिएगा, लेकिन फिर उसके बाद फिर 2 दिन के बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा रूल किसके लिए यूज किया जाता था, तो वो चीज़ आप नहीं बता पाएंगे। तो ऐसा कुछ याद करने का है कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज जनरेटर में और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज मोटर में होता है। लेकिन याद कैसे रहेगा, तो उसके लिए एक ट्रिक बताया गया है कि यदि जनरेटर को हम स्टार्ट करते हैं तो हैंडल कैसे रोटेट करवाया जाता है, हैंडल दाहिने हाथ से रोटेट करवाया जाता है। कोई एक्सेप्शन में होते हैं जो लेफ्टी घुमाते हैं लेफ्ट हैंड से, लेकिन लेफ्ट हैंड से जनरेटर चालू नहीं होता है। जब भी चालू करते हैं तो हम लोग जनरली यूज करते हैं दाहिने हाथ का। इसलिए याद रखना है आपको इसके तरफ से कि जनरेटर को चालू स्टार्ट करने के लिए हमको दाएं हाथ का यूज करते हैं, इसलिए उसमें जो रूल लगेगा वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगेगा। और एक दूसरा मशीन बच गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो उसका यूज हम करेंगे मोटर में। यानी एक नियम भी बचा, एक मशीन भी बच गया। यदि आप जनरेटर का हम पता कर लेते हैं तो मोटर ऑटोमेटिकली होगा कि दूसरा नियम जो लगेगा लेफ्ट हैंड रूल कहाँ लगेगा, मोटर में लगेगा। तो ये तो आपकी बात होगी याद करने की कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहाँ यूज होगा, लेफ्ट हैंड रूल कहाँ यूज होगा, लेकिन वास्तविकता में हमको रूल को याद करना है कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है। अब रही बात कि कौन सा रूल कैसे होगा, तो ऐसे तो आप लोग पढ़े हैं कि जब हम अपने दाएं हाथ की 3 अंगुलियां, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाते हैं कि ये परस्पर लंबवत हो। यदि अंगूठा बल की दिशा को निरूपित करे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करे, तो उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा मध्यमा के द्वारा निरूपित किया जाता है। ये नियम आपने पढ़ा है। और कारण क्या है, जब किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाता है कि भाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आपको बताना है, तो सीधा से आप लोग बोलते हैं कि अंगूठा बल दिखाता है, कभी बोलिए कि
तर्जनी विद्युत धारा की दिशा को दिखाता है, तो फिर कहेगा कि नहीं तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। तो ऐसा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और हम लोग सीक्वेंस को उल्टा बोल देते हैं, जिससे नियम गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है हमको। कोई भी जो भी रूल बोलेंगे हम लोग एक सीक्वेंस से बोलेंगे, तभी जाके सही होगा। तो उसके लिए आपको 3 चीज़ पहले रूल, ये दोनों रूल पढ़ने के लिए, याद रखने के लिए सही तरीके से 3 चीज़ के बारे में आपको जानना है। फर्स्ट है फोर्स, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा करंट। ये 3 चीज़ के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, FMC। तो फोर्स क्या है, आपने पहले भी पढ़ा है 10th क्लास में कि पुशिंग एंड पुलिंग ऑफ एनीथिंग इज नोन एज फोर्स। किसी भी चीज़ को खींचना या धकेलना बल कहलाता है। तो ये तो खैर जान रहे हैं आप। यही डिफिनेशन यहाँ भी आपको याद रखना है। एक और डिफिनेशन होता है कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी स्थिति, आकार में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। तो वो डिफिनेशन आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पुशिंग एंड पुलिंग ऑफ एनीथिंग इज नोन एज फोर्स, ये भी चलेगा। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड किसको कहेंगे, तो नाम से ही पता चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक फील्ड होगा, एक क्षेत्र होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किसको कहेंगे, तो कहता है कि किसी भी मैग्नेट के चारों ओर, कोई मैग्नेट है, यदि बार मैग्नेट है ये नॉर्थ साउथ, तो किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का वह फील्ड, ये हर मैग्नेट का एक अपना फील्ड होता है, एरिया होता है। अब ये फील्ड कितना बड़ा होगा, कितना लार्ज होगा, कितना दूर तक होगा, ये डिपेंड करेगा मैग्नेट के फिजिकल साइज पर या मैग्नेट के स्ट्रेंथ पर। यदि मैग्नेट का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, मजबूती ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। और यदि मैग्नेट का स्ट्रेंथ वीक होगा, कम होगा, तो वो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा। तो कहा जाता है कि किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें यदि दूसरा कोई मैग्नेटिक पार्टिकल को लाया जाए तो उस पर या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स का एक्सपीरियंस करे। यानी कोई भी मैग्नेट के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें यदि दूसरा कोई मैग्नेटिक मटेरियल को लाया जाए तो वो फोर्स का एक्सपीरियंस करे, आइदर अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स। सपोज दैट एक दूसरा मैग्नेट हम यहाँ पे ला रहे हैं नॉर्थ साउथ, तो अब इस मैग्नेट को यहाँ पे भी रखे हैं, तो ये मैग्नेट इस पर ना तो अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहा है, नहीं तो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा है, नहीं तो इसके द्वारा कोई फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है। लेकिन इसको जैसे ही थोड़ा सा आगे खिसका करके इसको यहाँ तक ला दिए, इसके बावजूद भी कुछ फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। फिर इसको ऐसे ऐसे लाते लाते इस पॉइंट तक ला दिए। अब जैसे ही इस बिंदु तक लाएं, तब उसमें जैसे इस बिंदु के नज़दीक लाएं, तब ये या तो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या तो रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा हो। तो जिस पॉइंट से ये फोर्स का एक्सपीरियंस करे, मैग्नेटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करे, वही चारों ओर का क्षेत्र होगा, फील्ड होगा, वो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। यानी सिंपल सा डिफिनेशन है कि द रीजन अराउंड ए मैग्नेट अबाउट व्हिच इफ एनी मैग्नेटिक मटेरियल इज ब्रॉट देन इट एक्सपीरियंस आइदर अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। हिंदी में बोलें तो किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें यदि कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल लाया जाए तो उसके द्वारा फोर्स का एक्सपीरियंस किया जाएगा, तो उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। तीसरा करंट है। तो करंट के बारे में आप लोग पहले जानते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, या फिर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट जान लिए, और इसके बाद हमको ये भी याद रखना है कि उंगली का, फिंगर का स्पेसिफिकेशन भी फिक्स है। यानी एक उंगली एक ही चीज़ को इंडिकेट करेगा। कभी कभी हम लोग बोल देते हैं, कभी बोलते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन थंब के द्वारा इंडिकेट किया जाएगा, फिर कभी बोल देते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड मिडिल फिंगर के द्वारा इंडिकेट किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, एक उंगली एक ही चीज़ को इंडिकेट करता है, आइदर लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, चाहे बाएं हाथ का नियम हो फ्लेमिश का या फ्लेमिश का दाएं हाथ का नियम हो। एक उंगली सिर्फ एक ही को रिप्रेजेंट करता है, और कौन सा उंगली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा थंब के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है।
आइदर लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। चाहे फ्लेमिंग्स के दाएं हाथ का नियम हो या फ्लेमिंग्स के बाएं हाथ का नियम हो, अंगूठा हमेशा फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा नहीं है कि फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल में अंगूठा बल की दिशा को दर्शा रहा है तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। ऐसा नहीं है, फिक्स है। थंब ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा 4 फिंगर के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। 4 फिंगर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है और करंट का डायरेक्शन हमेशा मिडिल फिंगर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। चाहे लेफ्ट हैंड रूल हो या राइट हैंड रूल हो, उंगली का स्पेसिफिकेशन में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। उंगली का नाम में इसको थंब बोलते हैं, इसको 4 फिंगर या फर्स्ट फिंगर या इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं। इसका 3 नाम है, 4 फिंगर या फर्स्ट फिंगर या इंडेक्स फिंगर। इसे इंडेक्स फिंगर इसलिए कहते हैं कि किसी को सूचित करते हैं। इंडेक्स में सूचकांक होता है, किसी को सूचना देना रहता है, कहते हैं कि यही लड़का है जो हमारे साथ कल लड़ गया था, तो सूचित करते हैं, इसलिए इसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। इसको मिडिल फिंगर या बिग फिंगर बोल सकते हैं, मिडिल फिंगर या बिग फिंगर। नेक्स्ट है रिंग फिंगर, इसको बोलते हैं रिंग फिंगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिंग मीन्स होता है अंगूठी, और अंगूठी जब पहना जाता है तो जनरली इसी उंगली में पहना जाता है, इसलिए इसको रिंग फिंगर बोलते हैं। और यह स्मॉल फिंगर। 5 उंगली का नाम आपको याद रहना चाहिए, थंब, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड स्मॉल फिंगर। लेकिन 5 उंगली का हमको नहीं याद रखना है, 3 ही याद रखना है, थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। अब ये तीनों उंगली जो है इसका स्पेसिफिकेशन फिक्स है। थंब हमेशा फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, 4 फिंगर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और मिडिल फिंगर हमेशा करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। चाहे तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल हो या फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल हो, दोनों उंगली में दोनों रूल में ये फिक्स है उंगली का स्पेसिफिकेशन। अब इतना चीज़ यदि आपने याद कर ली तो पूरा नियम आपको, दोनों नियम याद हो गया। अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले इसमें से यदि ये 2 क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड को कॉमन रखते हुए यदि करंट और मैग्नेटिक फील्ड को इनपुट दिया जाएगा तो आउटपुट में हमको फोर्स मिलेगा, और यदि फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड को इनपुट देंगे तो आउटपुट में हमको करंट मिलेगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड को कॉमन रखते हुए कोई भी 2 क्वांटिटी हम इनपुट देंगे तो तीसरा हमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। अब ऐसा नहीं कोई सोचना है कि फोर्स और करंट को देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड कॉमन रखना है, यानी फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड या फिर करंट या मैग्नेटिक फील्ड को हम इनपुट देंगे तो तीसरा क्वांटिटी आउटपुट मिलेगा। यही काम होता है हमको। अब हमको क्या करना है इसमें कि सबसे पहले अब हमको देखना है हम लोग, कारण क्या होता है, दिक्कत क्या होता है कि हम लोग पहले इनपुट को ही पहले बोल देते हैं। पहले यदि हमको राइट हैंड रूल बोलना है तो बोल देंगे करंट का डायरेक्शन मिडिल फिंगर के द्वारा दर्शाया जाएगा और थंब का डायरेक्शन 4 फिंगर के द्वारा इंडिकेट किया जाएगा, ऐसा बोलते हैं, जिससे नियम गलत हो जाता है। हमको सबसे पहले इनपुट को बोलना है और तब उसके बाद आउटपुट को बोलना है। कोई भी ऐसा मशीन नहीं बना है जो बिना इनपुट दिए आउटपुट को दे। कारण यही गलत, नियम को रॉन्ग होने का यही है। हम लोग सबसे पहले आउटपुट को ही बोल देते हैं, उसके बाद इनपुट को बोलते हैं, जिससे रूल हमारा फॉल्स हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। अब सबसे पहले हमको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल डिफाइन करना है। तो सबसे पहले ये हम सोचेंगे कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज कहाँ होता है। तो हमने आपको पहले बताया कि जनरेटर में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज होता है। अब सोचेंगे कि जनरेटर में इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। तो यदि आपको इनपुट पता नहीं चलता है तो ये तो कम से कम पता है कि जनरेटर देता क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट आउटपुट है। तो इलेक्ट्रिक करंट को सबसे लास्ट में बोलना है। बाकी 2 क्वांटिटी बचा, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों में से किसी को पहले बोल दें, कोई भी रूल रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि करंट को सबसे लास्ट में बोलना है। तो हम बोलेंगे कि जब हम अपने दाएं हाथ की 3 अंगुलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाते हैं कि ये परस्पर लंबवत हो। यहाँ तक सब बोल लेते हैं। इसके बाद अब सोचना है कि यदि अब इधर से बोलेंगे, हमको जनरेटर में बोलना है, तो सोचेंगे कि करंट को सबसे लास्ट में बोलना है। बोलेंगे यदि थंब फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो उसमें उत्पन्न इलेक्ट्रिसिटी या ईएमएफ का डायरेक्शन
मिडिल फिंगर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी लास्ट में ऐसे बोलना है कि हमको लगे कि कुछ आउटपुट मिल रहा है। ये नहीं कि बोल दिए अंगूठा बल दिखाता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है और मध्यमा विद्युत धारा को दिखाता है, हमको पता ही नहीं चला कि रूल किस लिए अप्लाई किए। तो लास्ट में हमको बोलना ऐसा है ताकि हमको लगे कि कुछ आउटपुट मिल रहा हो। यानी यदि अंगूठा बल की दिशा को निरूपित करे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करे, तो उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा मध्यमा के द्वारा निरूपित किया जाएगा। यानी इस स्टेटमेंट से लग रहा है कि हमको कुछ आउटपुट मिल रहा है। तो यही रूल बोलना था। अब यही अगर ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हो गया। अब यदि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमको बोलना है तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में यही 3 क्वांटिटी रहेंगे, सिर्फ बोलने का सीक्वेंस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमको बोलना है तो हम सबसे पहले सोचेंगे कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कहाँ होता है। तो हम आपको पहले बताएं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज मोटर में होता है। अब सोचेंगे कि मोटर में इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। तो मोटर में हम पहले प्लग लगाते हैं, तब जाके मोटर चलता है, तो वो इनपुट हो गया और वो देता क्या है, फोर्स मोशन। तो फोर्स को अब अगली बार क्या करना है, सबसे लास्ट में बोलना है। और ये 2 इनपुट क्वांटिटी बचा, जिसमें से दोनों में से किसी को पहले बोल दें, कोई रूल गलत नहीं होगा। तब हम बोलेंगे कि जब हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, अब बाएं हाथ की 3 अंगुलियां में 3 अंगुली का नाम लेना है। ये नहीं कि एग्जामिनर अपने आप समझते रहे कि 3 अंगुली कौन सा तो फैलाएगा, नहीं। जब हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाते हैं कि ये परस्पर लंबवत हो। नाम लेने में कोई सीक्वेंस आगे पीछे ध्यान नहीं रखना है। इसके बाद वाला जो स्टेटमेंट बोलना है उसमें सीक्वेंस ध्यान रखना है कि यदि मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को निरूपित करे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करे, तो उसमें उत्पन्न बल की दिशा अंगूठा के द्वारा निरूपित किया जाएगा। यानी एक बार लेफ्ट टू राइट बोलना है, अगली बार राइट टू लेफ्ट बोलना है। बस यही नियम था दोनों। इंग्लिश में स्टेटमेंट बोलेंगे तो सीधा से फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को बोलेंगे कि व्हेनेवर वी स्ट्रेच आउट आवर 3 फिंगर ऑफ राइट हैंड, थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर सच दैट ईच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहाँ से सोचना है हमको कि राइट हैंड बोल रहे हैं तो जनरेटर में यूज होगा। जनरेटर में इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। तो जनरेटर में आउटपुट है करंट, तो इधर से चलेंगे कि यदि इफ़ थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, 4 finger represents the direction of magnetic field, then the direction of induced EMF is represented by middle finger। ये हो गया। सिमिलरली आप लेफ्ट हैंड रूल को भी इधर से बोल सकते हैं, करंट, मैग्नेटिक फील्ड को बोल करके सबसे लास्ट में किसको बोलना है, फोर्स को। यानी सबसे पहले इनपुट को बोलना है, तब हमको आउटपुट को बोलना है। तो इस तरह से आपको हम समझते हैं कि दोनों रूल आपको पूरी तरह से याद हो गया होगा और अब भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब इससे आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। देखिए 10 ऑब्जेक्टिव कौन कौन से आपका क्लियर हुआ हम बताते हैं। सबसे पहले तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो जनरेटर में। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो मोटर में। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया। फिर पूछेगा कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज जनरेटर में क्यों करते हैं, तो हम क्यों लगाए हैं जनरेटर में। हमको आउटपुट का 2 चीज़ का डायरेक्शन हमको पता है, तो तीसरा चीज़ का डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए लगाए। तो जनरेटर में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज किए करंट के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। फिर पूछेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्यों यूज करते हैं, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हमको क्या मिल रहा है, फोर्स का डायरेक्शन। तो फोर्स का डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, इंड्यूस्ड फोर्स का डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव हो गया, 4 ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर यही क्वेश्चन को आपको पूछ सकता है कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में थंब किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, या फिर पूछेगा कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में थंब का डायरेक्शन किस फिंगर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पूछे या लेफ्ट हैंड रूल पूछे, जब बताया गया है कि थंब ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स होगा। ये राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल तो आपको घुमाने के लिए बोल दिया है, दोनों में तो सेम ही होता है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पूछे या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पूछे, दोनों में थंब हमेशा फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से 2 ऑब्जेक्टिव ये हो गया। या तो पूछ सकता है कि अंगूठा किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, या फिर फोर्स का डायरेक्शन किस फिंगर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है।
फिर उसी तरह से पूछ सकता है कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में मैग्नेटिक फील्ड किस फिंगर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो 4 फिंगर के द्वारा, या 4 फिंगर का डायरेक्शन, 4 फिंगर किसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, आइदर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में कुछ में भी पूछे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को दर्शाता है। फिर उसी तरह से पूछेगा कि फ्लेमिंग्स के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो करंट का डायरेक्शन को। इस तरह से 2, 2, 4, 2, 6 ऑब्जेक्टिव ये हो गया आपका, कुल मिला करके 10 ऑब्जेक्टिव टोटल आपको ये दोनों रूल से याद हो जाते हैं। तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा, फिर कभी भूलने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू। नेक्स्ट अगले रूल फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंज लॉ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।